हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। तो हम सब काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, जहां पर हमारी सामान्य हिंदी की क्लास चल रही है और इसमें वर्णमाला जो हमने टॉपिक शुरू किया था, अब उसको क्या करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। और जहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको बिल्कुल कंप्लीट करने वाले हैं, यानी इसकी एक दो क्लासेस और बाकी है। बाकी आपकी वर्णमाला क्या हो जाएगी, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। यानी आपको यहाँ से एक बार वर्णमाला कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको वर्णमाला की क्या करनी है, सिर्फ रिवीजन करते जाइए और आपको कॉन्सेप्ट जो यहाँ से क्लियर कराए गए हैं वो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। कि जब कोई चीज हम पढ़ते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर आप उसको रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के साथ जब हम पीवाईक्यूज करते हैं और उसके जितने भी बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हमारा टॉपिक और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ आप क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब टाइम क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है और हमारे जो टॉपिक अब जो बाकी रह गए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी से आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। हमारी वर्णमाला क्या होती है, इसमें टाइम क्यों लग रहा है, इसमें इस वजह से टाइम लग रहा है क्योंकि इसको हमें क्या करना पड़ता है, बहुत डीपली देखना पड़ता है, क्योंकि यहीं से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। इसी तरीके से वर्णमाला को सबसे क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ लेना है हमें। तो हमारे टॉपिक यहाँ पर क्या हो चुके थे, कंप्लीट हो चुके थे। एक बार रिवाइज करते हैं अपनी पुरानी क्लासेस से कि हमारे यहाँ पर कितने क्लासेस कंप्लीट हुए थे। तो हमने सबसे पहले हमारा क्या कराया था, हमारा स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, इसके बारे में बताया था। फिर हमने क्या बताया था, हमने अपने जो वर्गीय व्यंजन थे उनके बारे में पढ़ा था, व्यंजन का वर्गीकरण किया था, मात्राओं के बारे में बताया था। ये सारे टॉपिक आपके क्या हुए थे, क्लियर हो गए थे। और ये टॉपिक आपके ऐसे नहीं कि आपने पढ़ लिया और इनको भूल गए, इनको क्या करना है, याद रखना है। आपको शॉर्ट नोट तो आपको बनाने ही है, जो आप बना रहे होंगे, आई थिंक आप बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आप क्या करिए, आप बनाते रहिए नोट्स और हमारे साथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा अगला आज का टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, अब आपको पता चल रहा हो अंतस्थ क्या है। हम क्या कहते हैं, अंतस्थ, अंतः प्लस अंतस्थ व्यंजन। अंत आप समझ रहे हैं, जो अंदर, अंतस्थ व्यंजन। और व्यंजन तो आपको पता है, व्यंजन क्या है, वे वर्ड जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता, यानी जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और ये हमारे कितने, इनके व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक हमारा स्वर सहित व्यंजन और एक हमारा स्वर रहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन क्या होता है, जिसमें हम स्वर स्वर को साथ में लेकर चलते हैं। और स्वर रहित व्यंजन क्या होता है, जो हमें क्या करता है, पूर्ण व्यंजन जिनको हम बनाते हैं, यानी जहां पर हम स्वर को अलग कर देते हैं। हालांकि उच्चारण में हम स्वर का प्रयोग करते ही करते हैं, यानी बिना स्वर के मिलाने से हमें व्यंजन का उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो हम इसकी डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है, जिन व्यंजनों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच, अर्थात स्वर एवं व्यंजन के बीच से होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच से किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। अब ये 4 हमारे कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, ये हमारे 4 व्यंजन होते हैं और इनको हम क्या करते हैं, इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इनको उच्चारित करने का तरीका क्या है, जब हम इनको उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़े पहले क्या करते हैं, श्वास वायु अंदर लेते हैं, और जब अंदर से बाहर इसको करते हैं तो हमारे ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन जो हमारे हैं। ये कितने हो गए, या, रा, ला, वा। इसको एक बार आप उच्चारित करके देखिए इस तरीके से, या, रा, ला, वा, यानी वायु अंदर तो जा रही है लेकिन बाहर कैसी आ रही है, बहुत कम आ रही है। और ये हमारे क्या है, या, रा, ला, वा। इनको उच्चारित करने में आपको देखिए कितना समय लग रहा है, इनको उच्चारण में आपको ज्यादा समय लग रहा है या कम समय लग रहा है। अब आप कहेंगे इनके उच्चारण में तो बहुत कम टाइम लग रहा है, या, रा, ला, वा, मतलब कोई टाइम ही नहीं लग रहा, जितने कम से कम टाइम में आप उसको उच्चारित कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, हमारे ये अल्प प्राण हो गए। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, अभी आपका आगे टॉपिक भी आएगा कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, थोड़ा यहाँ पर भी इसको समझते चले। अल्प प्राण क्या है, अल्प प्राण यानी जिसको उच्चारित करने में हमारी वायु वायु कम निकलती है। प्राण का मतलब क्या है, वायु, यानी जब हमें ऑक्सीजन मिलेगी तभी हमारे क्या, हम क्या होंगे, जीवित रहेंगे। तो यहाँ से क्या बन गया, प्राण, प्राण वायु जो हमें जीवित रखे। तो यहाँ पर क्या हो गया, अल्प प्राण, यानी जिसको उच्चारण में कम टाइम लगे, वो हमारा क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। और या का उच्चारण कहाँ से होता है, हमारे तालु से। या को उच्चारित करके देखिए, या, तो ये क्या हो गया, तालव्य। और क्या हुआ, रा,
र यानी वर्तस्य, और इसका उच्चारण क्या होगा, दंत मूल और मसूढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, या तो हो गया, अब क्या है रा, रा का उच्चारण करिए। पहले तो हमारी जीभ जो है वो क्या हो रही है, रा मुड़ रही है, और मुड़ कहाँ पे जा रही है, पहले कहाँ पे टकरा रही है, दांतों से, फिर कहाँ से टकरा रही है, मसूड़े से। तो इसका क्या हो गया, दंतमूल प्लस मसूड़ा। अब हमारा क्या है, ला यानी वर्तस्य, यानी दंतमूल और ये मसूड़ा, यानी हमारा रा और ला कहाँ से उच्चारित हो रहा है, हमारी जीभ कहाँ से स्पर्श कर रही है, कहाँ से टकरा रही है, जो वायु जो है वो क्या हो रही है, दंत और मसूड़े से टकरा रही है, स्पर्श कर रही है, इसलिए क्या कह रहा है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब जो ज्यादा अंदर जाए। अब क्या है, वा ये क्या है, दांतोष्ठ, दंतोष्ठ। इसको देखिए, दांत और ओष्ठ, क्या लिखा है, दांत प्लस ओष्ठ। ओष्ठ हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, और ओठ क्या होगा हमारा, तद्भव शब्द होगा। अब ये देखिए, ऊपर के दांत, कहाँ के दांत, ऊपर के दांत। अब इसका भी एक रूल होता है, ऐसा नहीं दांत, अब आपने दांत बोल लिया तो दांत कहाँ के होंगे, ऊपर या नीचे, ये भी तो होता है। कभी हमारी जीभ सिर्फ नीचे वाले दांतों को स्पर्श करती है, और कभी हमारी जीभ ऊपर के दांतों को स्पर्श करती है। तो ये दंतोष्ठ यानी ऊपर के दांत और प्लस निचला ओठ। ओठ भी कहाँ का यूज होगा, निचला, यानी जो हमारा नीचे का ओठ है वो। ये ओठ, ओठ भी होता है और ओठ भी होता है, और संस्कृत में हमारा क्या होता है, ओष्ठ। तब आपको ये समझ में आ गया होगा, या रा ला बा का उच्चारण कहाँ से होता है, हमारे मसूड़े से, दांत से, दंत ओष्ठ से, ये सब मिलकर हो गए। और ये हमारे कितने होते हैं, इनकी संख्या हमारी होती है 4। अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इनको, और हमारे या रा लावा, इनको और भी कुछ कहा जाता है, वो आप उसको क्या कहते हैं, वो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई थिंक आपको ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हमारा है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ध स्वर, हमारा एक क्वेश्चन आता है, अर्ध स्वर कहाँ आते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, शायद ऐसे बातों बातों में बता दिया था, अब देखते हैं आपको कितना याद रहता है। ऊष्म व्यंजन, और एक आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, और आपका दूसरा हो जाएगा पॉइंट स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। अब आप बताइए, अर्धस्वर किसे कहते हैं या अर्धस्वर कहाँ आते हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। अब आप इसमें टिक करिए, इसमें क्या होगा बताइए। शायद आपने कोई कमेंट किया होगा, लेकिन गलत ही होगा ज्यादातर आपका कमेंट, जो भी आपने किया होगा। तो हमारे जो अर्धस्वर आते हैं वो कहाँ पे आते हैं, हमारे अंतस्थ व्यंजन में। और यहाँ पे इस तरीके से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, वा, रा, या ला, या शा, या छा, या रा। इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, और हम इसको क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इस ऊष्मीय व्यंजन भी कहा जाता है। हमारा इसका क्या, इसकी डिफिनीशन क्या है वो देख लेंगे। सबसे पहले, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दांत और जीभ के पास हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस लाइन में कहने का मतलब क्या है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ के पास हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो दांत और होंठ के
बीच में जीभ, दांत और किसके बीच में आती है? उच्चारण करते समय दांत और जीभ के पास हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी ऊष्मा का मतलब क्या होता है? ऊष्मा यानी थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ऊष्म व्यंजन। इसीलिए तो कह रहे थे इसको ऊष्म व्यंजन या इसको गर्म व्यंजन भी बोलते हैं, जो थोड़ी सी गर्मी उत्पन्न करते हैं। मोस्टली क्या होता है, जब ज्यादा सर में दर्द हो या ज्यादा ठंड लगती हो तो इनका उच्चारण हम बार बार कर लेते हैं, तो वो चीजें दूर हो जाती हैं। ये देखिए, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जीभ और दांतों के साथ घर्षण, घर्षण यानी रगड़, घर्षण या रगड़ भी करती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म मतलब जो ऊष्मा उत्पन्न करे और संघर्षी मतलब जो रगड़ रगड़ उत्पन्न करे, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इसकी डिफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी क्या, यानी वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय दांत और जीभ के पास हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न हो, हल्का सा घर्षण उत्पन्न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। जैसे मैंने आपको वहां पर क्या बताया था पहले, इससे जो नेक्स्ट पहली क्लास हुई थी कि 5-5 आपको याद करना है, और यहाँ पर आपको मोस्टली कौन सा नंबर याद रखना है? आपको यहाँ पर 4 नंबर याद रखना है। यानी जो अभी हमने क्या पढ़े थे, अंतस्थ व्यंजन, वो भी हमारे 4 होते हैं। और अभी क्या पढ़े हमने? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, वो भी हमारे कितने होते हैं? वो भी हमारे 4 होते हैं। अब देख लेते हैं वर्ड, यानी ये कौन सा वर्ड है? वर्ड हमारा क्या है? शा, शा, सा और हा। बहुत से लोग इसका उच्चारण करने में भी गलत करते हैं, जैसे शा, शा और ये सा, ये क्या होता है? सा। मतलब इसको आपको शा नहीं बोलना, ये क्या है? सा। और ये क्या है? हा। और ये हमारा वर्ग, पहले मैंने आपको बताया था कि का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, तो यही वो हमारा क्या है? वर्ग। यानी ये वाला वर्ड कौन से वर्ग में आता है? और उच्चारण, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनको उच्चारित कहाँ से करते हैं? तो सबसे पहले हमारा है शा। शा को उच्चारित करिए। शा यानी हमारी जीभ जो है वो कहाँ पे स्पर्श कर रही है? हमारे तालव्य में। तालव्य ये हमारा तत्सम शब्द है, जो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। और ये हमारा क्या है? तालु। तालु, तालु हमारा क्या होता है? पहले भी मैंने आपको बताया था, ये हमारे दांत होते हैं, और ये हमारी यहाँ पर क्या होती है? जीभ होती है, जो बीच का हिस्सा होता है, ये हमारा क्या होता है? तालु। अब हमारा शा, शा को जब हम बोलते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा सा कंपन होता है। शा यानी ये हमारा क्या हुआ? शा मूर्धन्य हो गया, यानी मूर्धा। अब हमारा सा क्या है? वर्चस्व। और हमारा क्या हुआ? दंतमूल। और हमारा क्या होगा? मसूढ़ा। यानी दांत से तो होगा, और साथ में इसका जब जब ये हमारी जीभ जो है वो कहाँ पर स्पर्श करेगी? दांत और मसूड़े को। अब हा क्या हो गया हमारा? हमारा हा जो है वो स्वर तंत्रियों में क्या करता है? मतलब इसमें क्या होता है? कंपन होता है कंठ के भीतर। और क्या होता है? कंठ के मतलब भीतर स्थित होता है। ये हमारा हा, जब हम हा को उच्चारित करते हैं, हा यानी उसने कहा, क्या कहा? तो हमारा हा उच्चारित कहाँ से हो रहा है? एकदम कंठ से। इसकी आवाज जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही है। तो देखिए इसको शा, शा, सा, सा, हा, इनको उच्चारित करने में क्या हो रहा है? शा, शा, हा, शा, शा और सा। ये कैसे आपको कैसे लग रहे हैं? ये आपको लग रहे हैं जैसे सघोष वर्ण हो। सघोष का मतलब क्या होता है? जिनको उच्चारित करने में क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है, यानी थोड़ा सा वाइब्रेशन करती है हमारी आवाज, तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे सघोष वर्ण हो जाते हैं। और हा, हा हमारा सघोष वर्ण नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ग है, और इसका उच्चारण स्थान क्या है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, या आपको लगे कि कहीं पे कुछ मिस हो रहा है या कहीं पे कुछ गलती हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। मतलब आप ये मत सोचिए कि कमेंट होगा तो क्या रिप्लाई आएगा, आप उसकी टेंशन मत करिए। आप बिल्कुल अपने खुले मन के साथ क्या करिए? कमेंट करिए यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक आ गया? हमारा हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त, नाम ही आपको क्या पता चल रहा है? संयुक्त यानी जहां पर बहुत सारी चीजों को मिला दिया जाए, संयुक्त कर दिया जाए। तो देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या होने वाली है। जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, यानी जब दो व्यंजन यानी कोई भी दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों को आपस में मिला दिया जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या भी
4 होती है। यानी हम आपको वो टॉपिक ला के दे रहे हैं जहां पर आपको रिवीजन करने में और उनको याद करने में टाइम ना लगे। पहले हमने आपको 5-5 नंबर याद कराए, अब हमने यहाँ पर आपको कितने नंबर याद कराए, 4-4 नंबर। हमारे संयुक्त व्यंजन 4 हो गए, हमारे अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए। अब हमारे ऊष्म व्यंजन थे वो भी हमारे 4 हुए। अब हमारा देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जो हमारी हिंदी वर्णमाला होती है वहां पर संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, लेकिन हम यूज कितनों का करते हैं, 5 का। एक हमारा संयुक्त व्यंजन ये भी होता है धा। क्या होता है, धा। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, इसको भी अभी बताएंगे आपको। देखिए ये हमारा क्या है, छा। छा, कक्षा, कक्षा बोलते हैं, तो ये हमारा क्या है, छा। अब छा से छोटे बच्चे क्या पढ़ते हैं, छा से क्षत्रिय। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है, हमारा होता है त्रा। फिर हमारा अगला क्या है, ज्ञा। और फिर हमारा अगला क्या है, श्रा। यहाँ से आपके वर्तनी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और हमसे यहाँ पर गलती भी ज्यादा होती है। अब देख लेते हैं इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4। यानी हमारे अंतस्थ व्यंजन भी कितने, हमारे संयुक्त व्यंजन भी कितने हो गए, 4। देख लेते हैं इसमें क्या होता है। जब इसको हम क्या करते हैं, जहां से हमारे क्वेश्चन यहाँ से पता कितने बनते हैं, ये हमारा अच्छा दे देगा और नीचे हमसे पूछता है कि मतलब इसको किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि वर्ड विच्छेद क्या होता है, तो वो वाला टॉपिक यहाँ पे बहुत काम में आने वाला है आपके। ता रा, यानी का और शा मिलकर बनता है छा। ता और रा मिलकर बनता है त्रा। और ज्ञा और वा मिलकर बनता है ज्ञा। और हमारा शा और रा मिलकर बनता है श्रा। ठीक है। और हाँ, एक बात आपको तो याद होगी कि हर व्यंजन के साथ हमारा स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण जो है वो जुड़ा रहता है। अब वो जुड़ा कैसे रहता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे ये छा है हमारे पास क्या है, छा। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा होगा का और ये हमारा होगा शा और प्लस ये हमारा होगा आ। यानी इसके लास्ट में स्वर वर्ण हमेशा जुड़ा रहता है, क्योंकि हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण ही स्वर को मिलाकर करते हैं। ये हमारा ये हो गया। अब इसको भी देखते हैं हमारा, तो ये भी हमारा कैसे होगा, ता प्लस रा और प्लस आ। ठीक है। और इसको देखते हैं ज्ञा, ये होगा हमारा जा प्लस वा और प्लस आ। ये भी देखते हैं, ये हमारा होगा शा प्लस रा और प्लस आ। अब आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये स्वर वर्ण, हमारा स्वर की जो आ की मात्रा है वो हमेशा इसमें ऐड रहती है पहले से ही। तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन में कभी कभी ये भी दे देता है और कभी हमको इस तरीके से भी दे देता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैंने पढ़ा तो ये था लेकिन ये आ कहाँ से आ गया, तो वो आपका आ जो है वो आपका एड ऑन होता ही है। ठीक है। और हमारा ये क्या रहता है, ये हमारा स्वर रहित व्यंजन। ये हमारा क्या रहता है, स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन। और ये हमारा क्या होता है, अर्ध व्यंजन। अर्ध व्यंजन। और इसको क्या कहते हैं, आधा व्यंजन। और ये हमारा क्या होता है, शुद्ध व्यंजन। यानी हम जो हलंत लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्योर व्यंजन बन जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया, हमारे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और हमारा छा त्रा ज्ञा और श्रा। अब हाँ, ये मतलब ये समझ में नहीं आता कि छा का जो है वो हमें का प्लस शा से मिलकर बनेगा या ता प्लस रा से मिलकर त्रा बनेगा। तो इसको बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हम यहाँ पर समझ भी सकते हैं। इसको किस तरीके से हम समझेंगे, हम इसको चाहे तो किसी इंग्लिश वर्ड का यूज करके इसको हम समझ लेते हैं। इंग्लिश वर्ड का यूज कैसे करते हैं, जैसे छा कक्षा, क श लिखा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क श। हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर पहला वर्ड हो गया इसका ता और दूसरा वर्ड हो गया शा। और यहाँ पर हमने लिख दिया कक्षा। कक्षा लिखते हैं, कच्छा नहीं होता, वो कच्छा वो अलग ही सेंस में पहुंच जाता है। और यहाँ पर ये क्या होता है, कक्षा। तो हमने इसको शा को कैसे लिखा, कक्षा। तो देखिए ये पहला वर्ड हमारा का, तो ये कैसे का हो गया। और सेकेंड वर्ड हुआ हमारा शा,
तो ये शा, शा क्या होता है, जैसे ये सा होता है ये, तो ये सिर्फ होता है सा, यानी ये होता है सा। और ये हमारा जो होता है एस एच मिलकर बनता है, ये हमारा बड़ा शाह बन जाता है, यानी ये शाह होता है। तो यहाँ से देखिए ये शाह, अब यहाँ पे शाह तो हम बना नहीं सकते इस तरीके से, हम क्या ले लेते हैं, ये शाह, षटकोण वाला शाह। और ये हमारा आवड़, यानी जो हमारा लास्ट में ऐड रहता है, तो ये हमारा कक्षा हो गया। यहाँ से अब देख लेते हैं त्रा, ता का मतलब ता को किस तरीके से हम लिखें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आता है पेपर में कि इसको किस तरीके से अलग करते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं त्रा किससे मिलकर बनाता है, त्रा। अब ये देखिए त्रा, ये क्या हो गया, त्रा, यानी यहाँ पर ये ता, टी से ता, और रा से रा, और आ तो हमारा इसमें भी ऐड है। अब ये समझ में आ गया, आप इसको कभी नहीं बोलेंगे, इस निमोनिक से आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब ये देखिए ग, ज्ञा, यानी ज्ञा से ज्ञानी, तो यहाँ पर हमको ज्ञा से क्या लेते हैं, यहाँ पर जा है तो हम इसको जा ले लेंगे, जा, इस तरीके से जा, जिया। नाम भी होता है जिया, जिया, लेकिन हमको नहीं लिखना, हमको क्या लिखना है, जा। तो देखिए यहाँ पर जा से बन गया जा, और या से बन गया वा, और ये तो हमारा इसमें भी ऐड है। अब देख लेते हैं श्रा, श्रा को किस तरीके से, मतलब श्रा में कौन कौन से हमारे व्यंजन शामिल है, इसमें हमारा इसको लिख लेते हैं श्रा। अभी मैंने आपको बताया ये खाली सा होगा, और हमें लिखना है श्रा, श्रा। अब ये देखिए ये हमारा शा हो गया, ये हमारा रा हो गया, और ये हमारा आ जो हमारा ऐड है, देखिए आ सब में आ रहा है, तो ये आ हो गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो ट्रिक हो गई, हमारी पूरी ट्रिक वो क्या हो गई, कक्षा, त्रा, जा और श। तो इसको कोई भी आप चाहे तो कोई भी सेंटेंस बना दें, कोई भी इसको वाक्य दे दें, ताकि आप कभी भूले ना इसको, वाक्य में कोई यूज करिए, अच्छे अच्छे वाक्य आप बनाकर कमेंट करिए, नहीं तो इसको जब अपनी नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसको एक अच्छे इंटरेस्टिंग वे में इसको पूरी लाइन में आपको क्या कर देंगे, पूरा एक सेंटेंस बनाकर बता देंगे, ताकि आप भूले ना। अब देखते हैं कि आप कौन कौन से मजेदार सेंटेंस यहाँ पर बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में करते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, उच्चपित व्यंजन। उच्चपित व्यंजन क्या है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये आपके टॉपिक ऐसे नहीं है कि मतलब यहाँ पर पढ़ लिया, सिर्फ आर में हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम ये नहीं पढ़ेंगे। ये आपके टीचिंग के जितने एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका केबीएस हो, एनबीएस हो, आपका बीपीएससी हो, और आपका यूपी प्लस हो, आपका एसआई वाला एग्जाम हो, वहां पर ये सारे टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन ना ही पूछे जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपके यहाँ से बन ही जाएंगे। और आप कोई भी टॉपिक ले लें, कहते हैं सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, व्यंजनों का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप उसके आधार पर ही तो आगे अपने जितने भी टॉपिक होंगे उनको क्लियर करेंगे। तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्कुल, अब आपको इतना अच्छा फायदा मिल रहा है, यानी आपको पेड बैच की तरह ही हम फ्री बैच आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप यहाँ से कुछ सीख लीजिए, ताकि आपके आगे चल के आपके कोई भी एग्जाम, ऐसा तो नहीं है कि पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ एक ही एग्जाम देता है, हम क्या करते हैं बहुत सारे एग्जाम देते हैं। हमारी जब तैयारी तो उसी के अकॉर्डिंग होती है ना, बस सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है, लेकिन हमारी तैयारी करने की एक अच्छी रणनीति होगी, हमारा अच्छा शेड्यूल बना होगा, हमारा टाइम टेबल अच्छा होगा। तो आपने देखा होगा कि कोई मतलब एक, जब कोई एक कैंडिडेट किसी एग्जाम में क्वालिफाई होता है तो वो सिर्फ एक एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करता, बल्कि वो लगातार क्या करता है, बहुत सारे एग्जाम को एक साथ क्वालिफाई कर जाता है। आपने देखा होगा हमारे एग्जाम में जितने भी टॉपर आते हैं वो क्या करते हैं, किसी मतलब उसका एक एग्जाम क्लियर हुआ, आप एक महीने के बाद दूसरा भी हो गया, यानी दो तीन एग्जाम उसने कंटिन्यू लगातार किए, तो उसके सारे एग्जाम क्लियर हो गए। तो क्या हुआ, उसने ऐसा तो नहीं कि अलग अलग वे में जाकर तैयारी की होगी, उसने क्या किया होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए, और एग्जाम के हिसाब से जो भी सिलेबस जहां से होगा उसको अपने टॉपिक में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो वही चीज आपके लिए भी यहाँ पर लागू होती है कि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करिए, और आपके एग्जाम में जहां जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, उच्चपित व्यंजन। ये यहाँ पे ऐसे रहता है, उच्चपित व्यंजन। अब उच्चपित का अर्थ क्या होता है, शब्द का अर्थ, मतलब हमने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में कि हिंदी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है, क्या करते हैं बहुत सारी चीजें साइलेंट रख दिया जाते हैं। जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, हम क्या करते हैं वहां पर बहुत सारे शब्दों को लिखते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जिनको हम साइलेंट कर देते हैं, जिनको हम पढ़ते ही नहीं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसी है, मतलब लिखा तो पढ़ा क्यों नहीं, जब पढ़ना ही नहीं, पढ़ना ही था तो लिखते ही मत, इस तरीके से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको अगर शब्द का अच्छे से ज्ञान है, आपको शब्द की नॉलेज अच्छे से है, तो आप पूरा टॉपिक बहुत आसानी से कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उच्चपित का अर्थ क्या होता है। उच्चपित यानी उछालना, उछालना या फेंकना, जैसे आप बॉल को फेंकते हैं,
उछपित, उछालना या फेंकना। अब इसका मतलब क्या हुआ, उछालना या फेंकने से यहाँ पर क्यों लिया गया। अब इसकी डिफिनीशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों शब्द बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर, क्या होती है, पहले हमारी जीभ ऊपर उठती है, मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर झटके से हम बॉल को क्या करते हैं, झटके से तो फेंकते हैं, यानी उसको उछालते हैं, फिर झटके के साथ नीचे आती है, उन्हें उच्छ्पित व्यंजनों को, यानी ये देखिए, यहाँ से उच्छ्पित व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यानी डिफिनेशन से अब इतना क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन अब हम इसको ओरली समझ कर देखेंगे। क्या कह रहा है, उच्छ्पित का मतलब उछालना या फेंकना, यानी इन शब्दों का उच्चारण कैसे होता है, इन वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, झटके के साथ होता है, और इनको उच्चारित करने में कम समय लगता है। हमारी जीभ पहले क्या होती है, ऊपर उठती है, और फिर झटके से क्या होती है, नीचे आती है। जैसे हम इसका उच्चारण करेंगे अड़ा और ढा, क्या होगा, अड़ा और ढा, अड़ा ढा, यानी जीभ पहले ऊपर उठी और फिर झटके के साथ नीचे आ गई। यह हमारा वर्ण है। वर्ण हमारे कितने हैं, यहाँ पर उच्चपित वर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसमें अड़ा और ढा आते हैं, और हमारा वर्ग कौन सा रहता है, यहाँ पर चा वर्ग, का वर्ग, ता वर्ग, जो हमारे 5 वर्ग हैं उनमें से ही ये वर्ग हैं। पहला हमारा क्या है, अड़ा का जो वर्ग है वो हमारा मूर्धन्य है, और ढा का मूर्धन्य है। यानी यहाँ पर आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, ये दोनों हमारे कौन से वर्ग में आते हैं, मूर्धन्य में, और उच्चारण स्थान इनका क्या है, मूर्धा। ठीक है, यानी हमारे दोनों वर्ग मूर्धन्य हैं, और दोनों उच्चारण स्थान दोनों का क्या है, मूर्धा, ड़ा और ढा, और इनका उच्चारण कैसे होता है, झटके के साथ। और यहाँ पर देख लीजिए, ड़ा और ढा, ये जो नोट है हमारा, इस नोट को आप क्या करें, जब आप शॉर्ट नोट बनाएंगे तो इस नोट को वहां पर लिख लिया करिए, ताकि इनसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बन जाए। ड़ा और ढा हिंदी के विकसित व्यंजन है। ये कैसे व्यंजन है, हिंदी के ही विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। ये क्या थे, ये संस्कृत में नहीं थे, ड़ा और ढा। तो अब क्या कह रहा था कि ड़ा और ढा हमारे मूर्धन्य हैं, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और हाँ, ये देखिए, अब इनका जो अल्प प्राण महाप्राण है वो अलग अलग हो गया। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, मूर्धा, मूर्धा या मूर्धन्य, लेकिन अब देखिए ये ड़ा, इसको उच्चारित करिए ड़ा, और इसको करिए ढा। अब इसके उच्चारण में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये हमारा हो गया अल्प प्राण, ये हमारा क्या हो गया, अल्प प्राण, और ये हमारा क्या हो गया, महाप्राण। यानी इसके उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लग रहा है। अब यहाँ पर एक चीज आपकी और भी होगी, नोट में शायद आगे होगी, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, ये रही, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये है, देखिए, उच्चपित व्यंजन को ही क्या कहा जाता है, ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है। इसको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, और इनका प्रयोग शब्द के अंत व बीच में किया जाता है, प्रारंभ में नहीं। अब यहाँ से ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये आपका एक टॉपिक क्लियर कर रहा है। वो कौन सा टॉपिक है, जो आपका वर्तनी शुद्धि वाला होता है। उसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए, शब्द के अंत में या शब्द के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रारंभ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी इसको क्या करते हैं, लिख कर देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक शब्द आता है सड़क, क्या आता है, सड़क। अब यहाँ पर आ गया डेयरी, अब यहाँ पर आ गया कुछ भी ले लिए, मेंढक। अब इसको हम इस तरीके से लिख लें, ढेरी, या इस तरीके से लिख लें, मेढ़, या और भी शब्द बनाइए, मोड़। ये देखिए, अब इसका समझ, यहाँ पर ये जो अभी आपसे मैंने कहा, क्या कहा था, इनका, इन शब्दों का प्रयोग, जो हमारे वर्ड थे डा और ढाका, इनका शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, शब्द के अंत में या शब्द के बीच में, लेकिन इनका प्रयोग प्रारंभ में नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए यहाँ पर आ रहा है, बीच में आया शब्द के। अब ये देखिए, यहाँ पर ढा आया, मेढक, ये भी शब्द के बीच में आया। अब देखिए, यहाँ पर ये शब्द के अंत में आ गया, और ये देखिए शब्द के अंत में आ गया। लेकिन ये क्या हुआ, डेयरी, ये इस तरीके से, ये क्या है, ये हमारा, ठीक है। लेकिन अब देखिए,
जो हमारे बिंदी वाले शब्द होते हैं ये शुरुआत में इनका जब यूज किया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से गलत हो जाते हैं। इसलिए हमारा यहाँ से एक पॉइंट ये बन रहा है कि इनका प्रयोग अंत में किया जाता है या शब्द के बीच में किया जाता है, लेकिन प्रारंभ में नहीं किया जा सकता। इस तरीके से आपने बहुत सारे शब्द देखे होंगे लेकिन कभी इस चीज में शायद गौर नहीं किया होगा। अब ध्यान से इन शब्दों को पढ़िएगा, यहाँ से आपके वर्तनी वाले जो कठिन शब्द बनते हैं, जिनका हमसे उच्चारण भी ठीक तरीके से नहीं होता और लिखने में तो हम गलती करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि शब्द को लिखने से पहले क्या करना है, उसको उच्चारित करना है, यानी उसका उच्चारण करके जब हम देखते हैं तो हमारी जो लिखने की अशुद्धियां होती हैं वो वहां से कम हो जाती हैं। कर किया, अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा उच्चपित या उच्चपित व्यंजन क्या है। इसको हम ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या आते हैं, जो आपका अलग से यहाँ पर एक टॉपिक बनेगा, वहां से आपको क्या करेंगे, विस्तार से समझा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कर्कश या कठोर व्यंजन। कठोर, अब आप कठोर यानी जो चीज बहुत ज्यादा सख्त हो। कर्क, जो हम मतलब जिसका उच्चारण करने में हमें क्या लगे, मतलब चुभन सी महसूस हो। ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, ये क्या होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, वाइब्रेशन वर्ड, यानी हम बोलने में क्या करते हैं, थोड़ा वाइब्रेट करते हैं। अगर इसको बार वजह से हमारा ढोलक की आवाज कैसी होती है, ढ ढ ढ, मतलब वो एक लिमिट में है तब तो ठीक है, लेकिन जब हम उसको ज्यादा लाउडली करने लगते हैं या उसको बहुत ज्यादा करीब जाकर सुनते हैं तो क्या करते हैं, वो हमारे सर में क्या कर देते हैं, दर्द कर देते हैं। यानी ये क्या करते हैं, पैनिक करते हैं हम लोगों को। किसी भी पेशेंट के पास या किसी भी हॉस्पिटल के पास क्या हो जाता है, क्या कहा जाता है, ड्रम या ढोल का यूज ना करें। तो वहां से कौन से वर्ड जो ज्यादातर निकलते हैं वो क्या होते हैं, ट ठ ड ढ। तो इसीलिए हमने इनको क्या कहा, कठोर वर्ड, कठोर व्यंजन, यानी जिनका उच्चारण करने में हमें क्या लगे कि यहाँ पर जो हमारा ये जो माइंड जो है यहाँ पर क्या होता है, क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं जाकर। जैसे ट ठ ड ढ, आप बार बार इसको बोलकर देखिए और यहाँ पर हाथ रखिए, अपने सर के ऊपर हाथ रखिए और इसको बोलकर देखिए, ट ठ ड ढ, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आपको हल्के से कोई चोट कर रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, कठोर या कर्कश व्यंजन हो गए। अब हमारा क्या है, मूर्धन्य। ये हमारा मूर्धन्य है। मूर्धन्य वर्ग को कर्कश, कर्क या कर्कश, कठोर व्यंजन कहलाते हैं। और कठोर व्यंजन हमारे कौन से वर्ग में आते हैं, हमारे टा वर्ग में आते हैं। यानी आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कठोर व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं या हमारे कठोर व्यंजन कौन से होते हैं। ये नहीं आपको चारों दे देगा, बल्कि आपको क्या करेगा, दो दे देगा या कभी आपको एक दे देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से याद कर लेना इन सारी चीजों को। आई थिंक ये आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, हमारी क्लास तो पूरी हो चुकी है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि क्या करें, अब इतना टाइम कम बचा है। वो कहते नहीं है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये कुमार दुष्यंत साहब ने बहुत ही प्यारा शेर कहा है। उनका कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हमको बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस चीज के पास में जाने लगते हैं, उसको बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जब कोई अच्छा काम करते हैं, यानी जब कोई बहुत ज्यादा जिसको हम पाने की बहुत शिद्दत से कोशिश करते हैं तो उसमें मेहनत तो लगती लगती है, और जितनी ज्यादा मेहनत लगेगी उसका फल भी उतना ही अच्छा होगा। जब आप इस टाइम क्या करिए, आप अपनी रातों को कहते हैं, रातों को काला मत करिए, रातों को क्या करिए, सुनहरा करिए। यानी जब आप रातों को जागेंगे, अपनी नींद कम लेंगे, अपना टाइम पढ़ने का जो टाइम है उसको बढ़ा देंगे, लेकिन साथ साथ आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए, क्योंकि जब हमारा एग्जाम पास आता है तो हमारा क्या होता है, माइंड भी अच्छा काम करता है, तो हमें नींद भी कम आती है। लेकिन आपको क्या करना है, वहां पर नींद भी अच्छे से लेनी है और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, ताकि आप जब एग्जाम के पास आ जाए तो आपके हेल्थ इश्यूज कम से कम हो। और जब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा एग्जाम में हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और हमारे जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से सॉल्व होंगे। तो अपने साथ, अपनों के साथ बने रहिए और खुश रहिए और हमारे बीटीएस क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। दिस इज मैनाज नूरी, साइनिंग ऑफ।